ओके, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, बड़ा सीधा बनता है वो तो, मतलब ऐसा। ओके, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? देखो, अनसर्टेनिटी मतलब होती है जैसे साहिल मुनकर घर से निकला, ठीक है, और क्लास पहुंचा कि नहीं, उसके पेरेंट्स पर अगर परेशान रहते हैं, उस मतलब पेरेंट्स उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ठीक है, लेट्स से, तो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ठीक है। अगर वो लोग क्लास में आके चेक करते हैं तो देखते हैं भाई साहब नहीं है, रास्ते पे जाकर चेक करते हैं तो वो क्लास में आ जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसा अगर हो रहा है, रास्ते में चेक कर रहे हैं तो पता चला क्लास पहुंच गया है, क्लास में आ रहे हैं तो पता चला नहीं पहुंचा है। तो इस तरह की एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यही चीज होती है आपकी जब हम मैक्रोस्कोपिक, देखिए जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम डील करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका बहुत सारे जगहों पे ऐसे कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं, और अगर आप एक भारी भरकम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक हो गया, कुछ हो गया, और अगर आप उस रास्ते के स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो लेट्स से इस रास्ते का स्पीड लिमिट है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल पाम बीच रोड एक लंबा रोड है जहां पे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं आपके बेलापुर के आगे, तो वो एक खाली रोड है, वहां पे मतलब आपके ये क्या कहते हैं, हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, ट्रक वगैरह अलाउड नहीं है उसमें, तो इसलिए बाइकर्स भगाते हैं, ठीक है, खाली रास्ता मिलता है और ट्रक वगैरह हैवी व्हीकल्स वहां पे अलाउड नहीं है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और ये काफी सालों से चला आ रहा है। किलर रोड भी बोला जाता है उसको। अभी वहां पे ऐसा लिमिट दिया हुआ है कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर रहे हैं तो यू विल बी फाइन, ठीक है। अब इसको जानेंगे कैसे हम? तो 60 किलोमीटर, तो ऐसे कैमरास इंस्टॉल्ड है, तो 60 किलोमीटर पर आवर के आपके स्पीड को वो कैप्चर कर लेंगे और अगले सर्कल पे पुलिस आपको रोक लेगी, चालान कट जाएगा, ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में आपको फटाक से मैसेज आ जाता है, देखो, ठीक है, अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे होंगे, घर पहुंच गया, मैसेज आ रहा है 1000 रुपए का फाइन, ठीक है, ऐसे बहुतों बार हुआ रहेगा, ठीक है। अगर आप 3 सीटर चला रहे हैं तो भी ऐसा होता है, ठीक है, आपके नंबर पे फाइन आ जाता है। अभी चाहे गाड़ी कोई भी चला रहा हो, ठीक है, तो नंबर पे आपका फाइन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। अभी देखो समझो, तो अभी समझ लीजिए साहिल मुनकर ये बाइक चला रहे हैं और उनका स्पीड बेसिकली 65 किलोमीटर पर आवर, सो ही विल बी फाइन। हिज पिक्चर इज कैप्चर्ड, बट while capturing the picture is the camera going to impact his motion? No, लाइट निकल रही है कैमरा से, लेकिन उससे कुछ उसको मालूम भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसके ऊपर हमने लाइट फेंका तो उसका मोशन इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव हो रहा है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, और उसके ऊपर अगर मैं लाइट डाल रहा हूं तो लाइट के फोटॉन्स उसके मोशन को इंपैक्ट कर देंगे। मतलब अगर मैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को देखना चाहता हूं, और लेट्स से मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैं इसको देखना चाहता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लाइट होगा वो उस पर गिरेगा, और उसके गिरने से ही उसका भाई साहब इधर उधर हो जाएगा, वो चितर बितर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं पोजिशन को लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो भाई साहब मोमेंटम बिगड़ जाएगा, मोमेंटम को लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो पोजिशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी भी हालत में पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते, और ऐसा हाइसेनबर्ग ने पॉइंट आउट किया, ठीक है, कि आप जो बोल रहे हैं वो किस बिना पे बोल रहे हैं। बोर से अगर बोला जाए कि तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स ही हैं, ठीक है, हाँ, कुछ हद तक तुम्हारे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का थियोरेटिकली ये प्रूव होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रूव होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को तुम कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो कैमरा से निकलती हुई लाइट या फोटोन उसके मोशन को इंपैक्ट कर देगी, ठीक है। तो आप ना ही पोजीशन और ना ही मोमेंटम को डिटरमिन कर पाओगे, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नर हाइसेनबर्ग, अ जर्मन फिजिसिस्ट, इन 1927 stated the uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter and radiation simultaneously. It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of a microscopic particle. तो पोजीशन और मोमेंटम को भाई साहब डिटरमिन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपका भाई साहब डेल्टा एक्स ये हो गया पोजीशन, पोजीशन में कितनी चेंज आई, और आपका इनटू मोमेंटम, ठीक है, ये हमेशा h/4 से, हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि h/4 से ज्यादा या इक्वल टू होगा, ठीक है। वी कैन नॉट, मतलब हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मैं बहुत प्रिसाइसली पोजीशन को लोकेट करने जाऊं
तो उसका मोमेंटम बिगड़ जाएगा, और मोमेंटम को कैप्चर करने जाओ तो पोजीशन बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए, दैट इज पोजीशन, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, this will always be the product of change in position and change in momentum will always be greater than equal to h by 4 pi, ऐसा हाइसेनबर्ग ने बोला, ठीक है। this is called as Heisenberg's uncertainty principle. So delta x into delta p is greater than h by 4 pi, where delta x is uncertainty in position, delta p is uncertainty in momentum, delta v is uncertainty in velocity, m is mass of the substance and p is Planck's constant. p भाई साहब हो जाएगा आपका Planck's constant। क्या ये समझ में आ रहा है? h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। ये हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। डन डन डन, ठीक है। ये वाला जो आपका है, दिस इज बेसिकली हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अंडरस्टैंडिंग इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। समझ लीजिए आपने कोई कैमरा या किसी माइक्रोस्कोप को डिवाइस किया और किसी हिसाब से आपने पोजीशन को डिटरमिन कर लिया, लेट्स से विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यू आर एबल टू डिटरमिन द पोजीशन, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हाईली अनसर्टेन, इसकी वेलोसिटी अनसर्टेन होगी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसाइसली, अगर आप इसके वेलोसिटी को जानते हैं, देन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बिकम हाईली अनसर्टेन। किसी एक को जानने की अगर जितनी ज्यादा सर्टेनिटी होगी, दूसरे को जानने की अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कैमरा में, अगर किसी की शक्ल आप मतलब आपको ऐसा अगर समझ लो मैं इसको देख रहा हूं तो ये वाला पीछे, हाँ पीछे वाला थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, अगर पीछे वाले को देखो तो इसका इमेज ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही आपका कैमरा भी है, मतलब वैसा ही आपका पोजीशन और मोमेंटम है। आप मोमेंटम पे फोकस करेंगे बहुत प्रिसाइसली तो आपका पोजीशन मतलब अफला तफली हो जाएगी। तो ऐसा ही आपके हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे हो रहा है। तो समझ लो ये किसी माइक्रोस्कोप से, बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप है, आप किसी इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कैमरा लाइट पे ऑपरेट करती है, उससे लाइट निकलेगा ही निकलेगा, तभी तो चीजें दिखेंगी, ठीक है। और लाइट किससे बना होता है भाई साहब? फोटोन से बना होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है भाई साहब, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट है, तो अगर लाइट इस पे गिरेगी तो क्या ये इन्फ्लुएंस होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, ठीक है। सो आपका रिफ्लेक्टेड फोटोन, आपका भाई साहब रिफ्लेक्टेड फोटोन है, न्यू पाथ एंड वेलोसिटी। तो इसका ये इंसिडेंट लाइट जैसे इस पे गिरता है तो इसका नया पाथ बन जाता है। तो आपने जो रिकॉर्ड किया वो गलत है, ठीक है, ओके। व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन और लो वेवलेंथ फोटोन स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन to measure its exact position, the interacting photon changes either the speed or the direction of the electron. तो ये जो फोटोन है ये आपका या तो इसका स्पीड चेंज कर देगा या तो डायरेक्शन ही चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो, क्योंकि ये दोनों ना कंपेरेबल मासेस हैं। जब साहिल मुनकर अपनी बाइक लेकर जा रहा था तो उस पे भी फोटोन स्ट्राइक हुए, लेकिन इससे उसको कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। उसका मास इतना ज्यादा है और इन फोटॉन्स का मास और वेलोसिटी उस पर कोई इंपैक्ट नहीं कर सकता। वेलोसिटी उनकी काफी ज्यादा है लेकिन इतना मास कम है कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन
और एक फोटोन का मास कंपेरेबल मासेस हैं, ठीक है, तो भाई साहब इसमें मोमेंटम में इंपैक्ट आएगा, ठीक है। सो व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन और अ लो वेवलेंथ फोटोन strikes the electron to measure its exact position, the interacting photon changes either the speed or the direction of the electron or both of them, that is momentum changes. Therefore the momentum cannot be found with certainty in this case when the position is known, ठीक है। तो मोमेंटम को हम भाई साहब सर्टेनिटी के साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली भाई साहब मोमेंटम को हम सर्टेनिटी के साथ पोजीशन, जब हम पोजीशन को लोकेट करेंगे तो मोमेंटम को नहीं फाइंड आउट कर सकते, और जब हम इनका पोजीशन और मोमेंटम को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी। तो आपका भाई साहब अगर समझ लो एक वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट फोटोन है, इसकी भाई साहब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ये रिफ्लेक्टेड फोटोन है। तो जब फोटोन आपके इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, इट्स लाइक दे आर ऑफ द सेम मास, सो दे विल इंपैक्ट, ठीक है। आप एक चींटी को भाई साहब आपने मतलब एक चींटी से अगर एक चींटी कोलाइड करता है तो इंपैक्ट होगा भाई साहब, है ना, क्योंकि ये बहुत कम वेट है इसके। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पार्ट्स और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो भाई साहब जितने भी ट्रैजेक्टरीज हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ्स, तो अलग अलग पाथ्स के जो ट्रैजेक्टरी है ये सब रूल आउट हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक। तो ध्यान दीजिए, आपने इसके पहले पढ़ा भाई साहब डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ, डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है मैथमेटिकली, लेकिन डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ को अगर आप यूज करते हुए मैक्रोस्कोपिक चीजों की वेवलेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो वेवलेंथ इतना कम आएगा कि उसका मतलब कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। इन डीलिंग विद मिलीग्राम साइज और हेवियर ऑब्जेक्ट्स, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर नॉट ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस, तो कोई रियल कॉन्सिक्वेंस इसका नहीं है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेड टू द चेंज in the precise statements of the position and momentum to that of the precise statements of probability। तो अभी धीरे धीरे हम प्रोबेबिलिटी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन का, तो जैसे ही आपने बोला अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो आप क्या मतलब देखो, अभी जैसे समझो इसको समझिए, ये अपना साहिल मुनकर है भाई साहब, ठीक है, इसका घर है और ये लेट्स से क्लासेस हैं, ठीक है। तो अभी ये भटक जाते हैं, मतलब यहाँ पे आने से पहले थोड़ा भटक जाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर इन मतलब मैंने फोन किया इनके घर पे, ये तो आए नहीं, तो इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई क्लास के लिए तो निकल गया ये, ठीक है। तो अभी इनके पेरेंट्स इनको ढूंढने निकले, ठीक है। तो अगर ढूंढने निकलेंगे तो किधर ढूंढने निकलेंगे, इधर इधर, कहां ढूंढने निकलेंगे, वेयर वुड दे ट्राई टू फाइंड हिम आउट। पहले इस पाथ को देखेंगे ना, ये वाला पाथ, ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि ये पाथ है उसका भाई साहब, ठीक है, गाड़ी यहां से निकाली और यहां तक पहुंचना उसका था। अभी वो उलवा चला गया होगा तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बट यहां पे उसकी पॉसिबिलिटी सबसे हाई है, ठीक है। अरे भाई गया कहां, ही कहां पत्ते खेलने बैठ गया होगा भाई साहब कहीं, तो ठीक है। तो ये पहला पाथ है जो वो चेक करेंगे, दिस इज द पॉसिबल, ये आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी इस पाथ की, ठीक है। तो ऐसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना कि एक एटम है और ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहा है, नहीं ऐसे घूम नहीं रहा है, ठीक है। एटम ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम नहीं रहा है। एटम के आजू बाजू एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पे उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज द पॉसिबिलिटी। क्योंकि अभी आप आगे हाइसेनबर्ग बोल रहे हैं अनसर्टेन है भाई साहब, कैसे ही तुम बोल सकते हो कि ये यहां पे ही होगा, ठीक है, कैसे बोल सकते हो, यू डोंट नो इट, ठीक है। तो इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम अगर अप्लाई करते हैं तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पूरा कद्दू हो जाएगा। कद्दू हो जाएगा मतलब भाई साहब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, ठीक है। बोर का जो ये ऑर्बिट है, दिस इज नो लॉन्गर वैलिड। हाँ, आपके एटम से लेकर इस ऑर्बिट तक जो स्पेस है वहां पे क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटी है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं पे होगा, हालांकि ये उल्वा में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन 99% चांसेस है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे लोकेट कर लें, ठीक है। सो हेंस whatever you are going to study from here on will just be probabilities, ये सारी की सारी भाई साहब आपकी probabilities होंगी, possibilities होंगी,
ठीक है। प्रिसाइसनेस के साथ अभी आप और कुछ भी नहीं पढ़ सकते, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग विद प्रिसाइसनेस। जैसे बोर का ऑर्बिट आप बोल रहे हो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा घूम रहा है तो अगर यही उसका घूमने का वो है तो यहां पे कहीं पे होगा ना भाई साहब, इस पाथ पे कहीं पे होगा, बट नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भाई साहब होगा एटम के आजू बाजू इस दायरे में, एक दायरा है उसका जहां पे वो होगा। जैसे आप समझ लो कि आप एक चरवाहे हो, चरवाहे मतलब समझते हैं ना, मतलब जो जानवरों को चराते हैं, है ना, ठीक है, गाय बछड़े को चरा रहे हैं। तो आपने भाई साहब एक आपका ये एक फील्ड है, ठीक है, आपने गाय बछड़ों को छोड़ दिया भाई साहब, या भेड़ बकरियों को छोड़ दिया, ठीक है, अभी सब के सब भाई साहब घास चर रहे हैं। कौन किधर होगा ये आप बता सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि सबके सब इस दायरे में है। लेट्स से एक गार्डन या एक बेंच या एक आपका फेंस है, उसके अंदर सब है, ऐसा बोल सकते हैं। बट यू कैन नॉट से विथ प्रिसिशन कि कौन किधर है, ये काला वाला बकरी किधर है या वो सफेद वाला भेड़ किधर है, वो आप नहीं बता सकते, है ना। दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट से फॉर श्योर अनटिल अनलेस यू एक्चुअली कैप्चर इट, मतलब आप सीधा उसमें उतरे। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर ही है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी है। हाइसेनबर्ग ये बोल रहा है कि भाई साहब आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिफाइन इट, ठीक है। सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन ओनली से दैट दे आर समवेयर इन दिस रीजन, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। एक मिनट।